सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल स्टडीज के पीवाईक्यू फ्रॉम किरण पब्लिकेशन, यूजफुल फॉर एसएससी। सो आज हम इस सीरीज में सेशन थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस 51 से 75 कवर करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। 51st क्वेश्चन क्या है? विच वाज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ठीक है, सो अब देखो, पहले तो इतने से इस टर्म को समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड का मतलब क्या है। डॉकयार्ड तो आप सबको पता है, ठीक है। डॉकयार्ड क्या है? बंदरगाह, इसको हिंदी में बंदरगाह ही बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे क्या होता है, एक पोर्ट टाइप का होता है, जहाँ पे स्मॉल पोर्ट टाइप का होता है, जहाँ पे अपने जो शिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब वहाँ पे क्या हो सकते हैं, वो सब वहाँ पे पार्क हो सकते हैं, ठीक है। जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी गुड्स वगैरह करने होते हैं, सो वो क्या होते हैं, वो इन्हीं डॉकयार्ड्स के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अब ये डॉकयार्ड जो इंडस साइड में बना था, वो किसका बना हुआ था? एक सबसे पहला है कि ब्रिक्स का बना हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ब्रिक्स ब्रिक्स का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये डॉकयार्ड इंडस साइड में ब्रिक का बना हुआ था। और दूसरी बात है कि आर्टिफिशियल इसे क्यों बोला गया। सो देखो, अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल का मतलब क्या है, यानी कि नेचुरल अगर डॉकयार्ड होगा तो उसके आसपास अभी जो पानी देख रहे हैं, ये होगा कि ये एक नेचुरल वाटर रिसोर्स होगा, ठीक है। अगर नेचुरल वाटर रिसोर्स के आसपास हमने एक डॉकयार्ड बनाया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल डॉकयार्ड बोलेंगे, ठीक है। नेचुरल वाटर रिसोर्स से मेरा मतलब है कोई भी रिवर हो गया या कोई भी सी हो गया, ठीक है। बट अगर हम, लेट्स सपोज हम इसी सपोज कि ये किसी रिवर के पास बना है और हम उस रिवर से थोड़ा सा पानी अगर ले लेते हैं, वो पानी लेके हम एक ऐसा डॉकयार्ड बना रहे हैं, सो वो क्या हो गया? वो हो गया आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ठीक है। यानी हमने किसी नेचुरल रिसोर्स से जब पानी लिया, ठीक है, और उससे हमने अपना एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड क्रिएट किया, तो उसे हम फिर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बोलेंगे, ठीक है। सो ये जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, ये पहली बात तो इसका नाम क्या है, तो ये है लोथल, ठीक है। इंडस साइड में एक ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था, तो वो था लोथल। और ये कहाँ पे है लोथल? तो ये गुजरात में था, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी रिवर के आसपास बना था, यानी हमने कहाँ से पानी लिया था? तो ये साबरमती रिवर से, ठीक है, साबरमती रिवर। तो ये साबरमती रिवर के पास बना था और उसी साबरमती के किसी एंशिएंट कोर्स से हमने इसके अंदर पानी डाला था, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्यास इन द वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, चालुक्यास को सक्सीड किसने किया? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग लर्न कर सकते हैं, इसका आंसर है राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो यानी चालुक्यास के बाद कौन आए? तो वो आए हैं राष्ट्रकूटास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य's एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर कहाँ तक थी? तो जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की ट्रेनिंग में थे, ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की ट्रेनिंग में थे, जब ये चाणक्य की ट्रेनिंग में थे, ठीक है, उस टाइम क्या था? मगध था, सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मगध के लास्ट लास्ट रूलर को, जिसका नाम था धनानंद, ठीक है, धनानंद को हरा के फिर ये धनानंद कौन सी डायनेस्टी है? नंदा डायनेस्टी है, ठीक है। तो नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किए कौन सी? मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो इसने जब इसने एनेक्स ही किया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को एनेक्स किया, तो मगध तो सिर्फ इतना सा था, ठीक है। बट धीरे धीरे करते करते एनेक्सेशन करते 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 चंद्रगुप्त मौर्य ने अराउंड पूरा ये अपना इंडिया जो है पूरा कंकर कर लिया था, ठीक है। अब ये जो आप लास्ट पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? ये ओडिशा का पार्ट है। ये भी कंकर हो चुका था लास्ट में, बट कहते हैं कि जैसे कि आप सबको भी पता है, ये कलिंगा वॉर के टाइम पे एनेक्स हुआ था ओडिशा का पार्ट, ठीक है, जो कि किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, अशोका ने लड़ा था। तो अशोका ने, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद अशोका थोड़ा ठीक हुआ, तो उसने ये वापस दे दिया था। बट फिर भी ये क्या है? इसी का पार्ट है, ये पूरा क्या है? इसी का पार्ट माना जाता है। किसका? मौर्यन डायनेस्टी का। चंद्रगुप्त के टाइम पे कितना था? इतना था। फर्दर मौर्यन डायनेस्टी का अगर हम पूरी बात करें, तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही कवर हो गया था, ठीक है ना। तो अब ये पूछा जाता है कि अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, कि ये नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ ये हो गया और वेस्ट इस साइड, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक है? तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। इस मैप में भी देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि अपना ये पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया और थोड़ा सा ये
देख सकते हैं अफगानिस्तान भी। तो ये इसका आंसर है हिंद कुश। ठीक है, हिंद कुश रेंज जो कि कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ठीक है, हिंद कुश रेंज कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो एम्पायर थी वो कहाँ तक थी, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये इसका आंसर है हिंद कुश। ठीक है, यानी कि हिंद कुश रेंज तक थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि प्रिंस एलारा conquered Sri Lanka in the 2nd century BC with which of the following dynasties of Dravida ruler, Dravida ruler मतलब कि सर्दन वाली, साउथ, was he associated? तो साउथ में कौन सी डायनेस्टी से ये एसोसिएटेड है, जैसे कि अब ये सारी जो डायनेस्टी दे रही है साउथ की डायनेस्टी से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये कौन किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। तो हमें याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, प्रिंस एलारा जो कि जिसने श्रीलंका को कॉन्कर किया वो कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड था, तो वो था चोला डायनेस्टी से। ठीक है, डन। 55th क्वेश्चन, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट, तो हर्षवर्धन ने अपनी रिलीजियस असेंबली कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, तो इसका आंसर है प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मतलब ये वाला सेशन, ये वाली असेंबली इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसमें दो चीजें होती, एक तो जो कि चाइनीज पिलग्रिम जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी था, ठीक है, उसका क्या नाम है, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से चाइनीज पिलग्रिम या कौन से चाइनीज ट्रेवलर ने विजिट किया था इंडिया को ड्यूरिंग हर्षवर्धन। ठीक है, तो वो किसने किया था, अपना ह्यून सैंग ने। ठीक है, ह्यून सैंग ने, तो इसने विजिट किया था। अब था क्या, जब हर्षवर्धन ने प्रयाग में अपनी रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें ह्यून सैंग जो था वो इसका क्या था, एक चीफ गेस्ट था। ठीक है, ह्यून सैंग क्या था, चीफ गेस्ट था इनका। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस असेंबली के बाद, इस रिलीजियस असेंबली के बाद हर्षवर्धन ने, हर्षा ने अपनी जितनी भी इसकी बिलोंगिंग्स थी, ठीक है, जितना भी इसने कॉन्क्वेस्ट किया, जितना भी इसके पास एसेट था बेसिकली, वो इसने सारा का सारा चैरिटी में डोनेट कर दिया था। ठीक है, सारा का सारा इसने चैरिटी में दे दिया था इस रिलीजियस असेंबली के बाद। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, which of the following domesticated animals, so next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, which of the following domesticated animals, ठीक है, was absent in the terracottas of Indus Valley civilization। so ये सब तो आपको पता ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बहुत ज्यादा फेमस था वो क्या था, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, वो है अपना टेराकोटा टॉयज। ठीक है, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। सो ये सब क्या है, टेराकोटा से बने टॉयज हैं। ठीक है, जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग अपने फ्री टाइम में, जैसे कि उनके पास ऑलमोस्ट पूरे दिन फ्री होता था, तो अपने फ्री टाइम में वो लोग ये टेराकोटा टॉयज बनाया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, सो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से, यानी कि जिन एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। अब ये देखो, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो लोग टॉयज में क्या बनाएंगे। ठीक है, तो वो लोग टॉयज में क्या बनाएंगे जो उनको आसपास दिखता था उस टाइम। ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो पूरे दिन में वो लोग देखते थे, करते थे, वही वो क्या बनाएंगे, उसी चीज से रिलेटेड वो टॉयज बनाया करते थे। ठीक है, तो इसमें उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में काउ से रिलेटेड हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, यानी कि काउ वो लोग डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। सबसे पहला जो एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था एक डॉग। ठीक है, एक वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ठीक है, तो सबसे पहला जो एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट भी किया था वो भी एक डॉग था। ठीक है, तो हमें बाकी जैसे कि है कि काऊ के बारे में हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, ज्यादा कुछ एक्सकवेशन में मिला नहीं कि काऊ वो लोग डोमेस्टिकेट करे करते थे या फिर काऊ को वो एज पेट रखते थे। ठीक है, तो पेट में ही वो लोग डॉग को या फिर कैट्स को रखा करते थे। ठीक है, एज एज पेट्स। ठीक है, तो बफेलो मिले हैं, शीप है और पिग, ये तीनों मिले थे, बट काउ से रिलेटेड हमें कोई भी टॉय नहीं मिला, काउ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, कि कौन सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल टेराकोटा टॉयज में हमें नहीं मिला, तो वो था काउ। ठीक है, आई होप ये आंसर क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 57, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक कौन सी है। सो उपनिषद है, वेदास है, त्रिपिटकास और जटाकास। ठीक है, अब आई होप कि ये दोनों आंसर तो आप टिक नहीं करोगे, बट इन दोनों आंसर्स में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जटाकस भी जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, त्रिपिटिका जो है वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है।
ठीक है, ये दोनों बुक्स क्या है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना थर्ड, दैट इज त्रिपिटका, त्रिपिताका, सॉरी त्रिपिताका। अब इसका मतलब क्या है, तो ये पाली लैंग्वेज में अगर हम देखें, सो पाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पिताका का मतलब क्या था, बास्केट। ठीक है, बास्केट्स, जैसे कि आप इस इमेजेस में भी देख सकते हैं, ये बास्केट्स जो बनी हुई हैं, इनका मतलब क्या है, पिताका। ठीक है, और थ्री का मतलब क्या हो गया, थ्री, यानी थ्री बास्केट्स। सो त्रिपिताका जो कि सब्जेक्ट्स थे, यानी कि एक तरीके की राइटिंग्स है, एक तरीके की बुक है, जिसमें इन तीन सब्जेक्ट के बारे में, यानी सबसे पहले कौन सा है, सुत पिताका, विनय पिताका और अभिधर्मा पिताका। ठीक है, इन तीन चीज के बारे में। सो इन तीनों बुक्स में बेसिकली बुद्धा की कुछ टीचिंग्स हैं, ठीक है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स वगैरह, तो ये सब इनमें लिखे हुए हैं। तो ये सेक्रेड बुक है, यानी कि त्रिपिताका जो है वो किसकी सेक्रेड बुक है, ये है बुद्धिज्म की। और जटाकास बुद्धिज्म से कैसे रिलेटेड है, जटाकास में जो है ना, वो अपना बुद्धिज्म की कुछ स्टोरीज जैसे हैं। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो जितनी भी स्टोरीज हैं, ठीक है, टेल्स हैं, सो वो सब इन किसके अंदर लिखी है, वो है जटाकास में। तो जटाका में बेसिकली क्या है, बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टोरीज लिखी हुई हैं। और त्रिपिटका क्या है, ये बुद्धिज्म की एक सेक्रेड बुक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड, ठीक है, वॉज इन द फील्ड ऑफ। सो अब कुषाण के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है। ठीक है, कुषाण का इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है, कुषाण का इंपॉर्टेंट रूलर कौन है हमारा, तो हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है। सो कुषाण का इंपॉर्टेंट रूलर कौन है हमारा, वो है अपना कनिष्का। ठीक है, जो कि कब आया था, 78 एडी में आया था। सो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे, हमें पता है कि कुछ कनिष्का किसको फॉलो करता था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, और उस टाइम बुद्धिज्म कनिष्का के टाइम पे ही कौन सी आर्ट फॉर्म चलती थी, गांधार आर्ट। ठीक है ना, गांधार आर्ट फॉर्म। और उस टाइम में उस क्या बनाया जाता था, उसमें गांधार आर्ट में स्कल्पचर वगैरह ये लोग बनाया करते थे। ठीक है, स्कल्पचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आर्ट, यानी कि जो ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट थी कुषाण पीरियड में, कनिष्का के टाइम पे कुषाण पीरियड में, वो किस फील्ड में थी, तो वो थी आर्ट एंड कल्चर, यानी कि आर्ट। ठीक है, वो थी अपनी आर्ट फील्ड में। और आर्ट फील्ड में भी मोर स्पेसिफिकली वो था स्कल्पचर में। ठीक है, गांधार आर्ट या और फिर या उसको बोल सकते हैं स्कल्पचर, ये लोग स्कल्पचर बनाया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेजेस, ये है गांधार आर्ट की। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितने मतलब कि एकदम परफेक्ट इन्होंने डिजाइन किया, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाई है, ज्वेलरी एकदम परफेक्टली डिजाइन की है। और जो फेस है पूरा, मतलब लाइक ये रियल टच देने की कोशिश करते थे। यही जो है वो एक की एलिमेंट है किसका, गांधार आर्ट का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, या फिर गुप्ता किंगडम और गुप्ता एम्पायर। ठीक है, सो गुप्ता एम्पायर या गुप्ता किंगडम का फाउंडर कौन है, तो यह आंसर फर्स्ट, दैट इज श्री गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60, which was the only Indus site without a citadel। ठीक है, सिटाडेल क्या होता है, अब जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, सिटाडेल होता है एक तरीके का, जो हम पूरा एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं जब हम किसी किंगडम के आसपास। ठीक है, जैसे ये जो आप पूरी वॉल्स देख रहे हैं, यानी जो हम पूरी वॉल्स बना देते हैं किंगडम के आसपास, किस लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि कोई बाहर से कोई इन्वेडर आ रहा है या बाहर से कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या बनाया जाता था, सिटाडेल बनाया जाता था, यानी एक पूरी दीवार बनाई जाती थी एक पूरे किंगडम के आसपास। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इंडस साइट, इन चारों में से ऐसी कौन सी इंडस साइट है जिसके आसपास यानी जिस साइट में सिटाडेल नहीं बना हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छानूदारो। ठीक है, छानूदारो ही एक ऐसी साइट थी इंडस इंडस सिटी में जिसके आसपास सिटाडेल नहीं बना हुआ था। ठीक है, और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो साइट थी ये बेसिकली किस लिए फेमस थी, ये वर्क साइट थी एक तरीके से, ये इंडस सिटी की वर्क साइट थी। यहाँ पे जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई बड़ी बड़ी, जिसमें जैसे कि हम जो टॉयज वगैरह बनाते थे, टॉयज वगैरह, बैंगल्स वगैरह। ठीक है, सो ये सब चीजें कहाँ बनती थी, छानूदारो में बना करती थी। छानूदारो जो है वो एक फैक्ट्री साइट है। ठीक है, छानूदारो क्या है, एक फैक्ट्री साइट है इंडस सिटी की। तो जितने भी टॉयज वगैरह बन रही हैं,
और भी जो कंजम्पशन के लिए चीजें बन रही हैं वो कहाँ पे बना करते थे, इंडस के टाइम, इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो वो बनती थी छानूदारों में। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये ज्यादा प्रोटेक्शन हम किन एरियाज को देंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पीपल रह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीपल इन द सेंस कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो किंग्स वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सिटाडेल बनाया जाता था। अब छानूदारो क्या थी, एक वर्क साइट थी, एक फैक्ट्री साइट थी, तो इसलिए यहाँ पे सिटाडेल नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। तो अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कराई थी। अब बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या क्या जानना होता है कि कौन सी काउंसिल, एक तो जैसे थर्ड नंबर की काउंसिल है, सो वो किस टाइम पे हुई। तो ये हुई थी हमारी 250। ठीक है, सो क्लियर है आपको ये कब हुई थी, 250 बीसी में। और ये किसने करवाई थी, पैटर्न किसने किया था, अशोका ने। ठीक है, और कहाँ पे करवाई थी, तो ये करवाई थी पाटलिपुत्रा में। सो आई होप ये क्लियर है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। किसने करवाई थी, अशोका ने करवाई थी। और कब हुई थी, 250 बीसी में हुई थी। ठीक है, और जब हम बुद्धिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी जितने भी इसकी 4 काउंसिल्स थी वो सारी डिस्कस करेंगे और बुद्धिज्म टॉपिक को काफी अच्छे से डिटेल में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज। ठीक है, तो ये पूरी इनका हम डिसाइप्लिक सक्सेशन देख लेते हैं। इनका डिसाइप्लिक सक्सेशन क्या है, जैसे सबसे पहले क्या है, हम अगर ऊपर से चलें, चलो यहीं से देखते हैं। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का ट्यूटर कौन था, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर तो 4 है, दैट इज एरिस्टोटल। कि अलेक्जेंडर का ट्यूटर कौन था, तो वो था एरिस्टोटल। ठीक है, अब एरिस्टोटल का ट्यूटर कौन था, सो वो है प्लेटो। और प्लेटो का ट्यूटर कौन है, वो है सोक्रेट्स। ठीक है, सो ये पूरा डिसाइक्लिक सक्सेशन है इनका। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो पहले सबसे पहले अलेक्जेंडर क्या है, अलेक्जेंडर का ट्यूटर कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का ट्यूटर कौन है, प्लेटो। और प्लेटो का ट्यूटर कौन है, सोक्रेट्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आंसर आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि which of the following literary works belongs to classical Sanskrit literature। सो संस्कृत लिटरेचर इन चारों में से कौन सा है, सो वो है मेघदूतम। मेघदूतम एक संस्कृत टेक्स्ट है, एक बहुत ही फेमस संस्कृत टेक्स्ट है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, सो ये लिखा है कालिदास। ठीक है, ये कालिदास ने इसको क्या किया है, इसको इस वर्क को राइट किया है। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कौन सा है ये, मेघदूतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हु propounded the eightfold path for the end of misery of mankind। ठीक है, यानी ये किससे रिलेटेड है, ये है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ये बुद्धिज्म का पार्ट है, एट फोल्ड मिजरी, एट फोल्ड पाथ फॉर एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि बुद्धिज्म का जो मेन उसकी थीम है वो किससे रिलेटेड है, वो है मिजरीज, मिजरीज ऑफ लाइफ, मिजरीज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना, मिजरीज ऑफ मैनकाइंड, कि कैसे हम अपने जितने भी, जैसे हमारे क्या है, जितनी भी मिजरीज एक ह्यूमन को आती हैं उनको कैसे एंड कर सकते हैं, बेसिकली उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। परमानेंटली तो एंड हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस whole cosmic creation, so we can never end these miseries, but yes we can definitely avoid these miseries। so यही बुद्धिज्म में समझाया गया। ठीक है, कि इन मिजरीज को हम कैसे लाइटन कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, तो यही बुद्धिज्म में समझाया गया। सो एट फोल्ड पाथ ये किससे रिलेटेड है, ये है अपना बुद्धिज्म से रिलेटेड। सो बुद्धिज्म के फाउंडर है अपने गौतम बुद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। Next question, that is 65, the number of system zero was invented by। so ये सब बहुत easy question है कि जीरो किसने इन्वेंट किया था, जीरो was invented by आर्यभट्टा। ठीक है, so next question, that is 66, Charak was the famous court physician of which of the following। so we have already discussed this question in our previous lectures, so एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। चरक जो था वो किसका था, तो ये है कनिष्का। आंसर क्या है इसका, कनिष्का। चरक जो है वो कनिष्का का क्या था, कोर्ट फिजिशियन।
ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो गॉड ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, गॉड ऑफ मेडिसिन है, वो कौन है, तो उसका आंसर क्या था, धन्वंतरी, धनवंतरी। तो जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी के साथ हमने चरक को भी डिस्कस किया था। तो चरक कौन है, चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का फ्रॉम कुषाण डायनेस्टी, ओके। और धन्वंतरी कौन है, तो धन्वंतरी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वॉज द गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये गॉड ऑफ मेडिसिन है धन्वंतरी। और चरक कौन है, चरक है कनिष्का का कोर्ट फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Buddhism made an important impact by the following two sections of society into its fold. They were, so इनमें से कौन से दो सेक्ट्स को, कौन से दो सेक्शंस को बुद्धिज्म ने काफी इंपॉर्टेंस दी, यानी कि उससे पहले जो था उन लोगों को, यानी इसका आंसर क्या है हमारा, सबसे पहले तो वो है आंसर 4, दैट इज वुमेन और शूद्रास। तो बुद्धिज्म ने जो है वुमेन और शूद्रास को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उससे पहले जो वुमेन और शूद्रास थे उनको लाइक डिवोशन डिवोशनल एक्टिविटीज करने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो एनी डिवोशनल एक्टिविटी और परस्यू एनी डिवोशनल एक्टिविटी, ठीक है, वुमेन एंड शूद्रास, ठीक है। सो दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो एनी डिवोशनल एक्टिविटीज। बट बुद्धिज्म में क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने इनको भी प्रायोरिटी दी कि वुमेन और शूद्रास इनको भी पूरा राइट है किसको, लाइक इस पूरी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को समझने के लिए कि व्हाई वी हैव टेकन बर्थ, ठीक है। जो भी जो 4 स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले बर्थ, फिर बर्थ, ओल्ड एज हो गया, ठीक है, डिजीज हो गया, उसके बाद फाइनली डेथ। तो इन चारों जो हम इससे होके गुजरते हैं, तो इन सब के बारे में समझने का जो राइट है वो वुमेन और शूद्रास को भी मिला, किसके टाइम पीरियड में, सो वो है बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में, ठीक है। सो बुद्धिज्म ने इनको भी काफी इंपॉर्टेंस दी, किसको, वुमेन और शूद्रास को। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल्स इन एंशिएंट टाइम वाज, सो एंशिएंट टाइम्स में हम जो लिखा करते थे, यानी कि जो स्क्रिप्ट यूज होती थी, ठीक है, वो कौन सी यूज होती थी, सो उसका आंसर हो जाएगा पाली। आज जैसे हम लोग अभी जैसे हम ये लिख रहे हैं, सो किसी भी जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम स्पीक कर सकते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब लैंग्वेज को लिखने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें स्क्रिप्ट चाहिए होती है। जैसे कि हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, बट हिंदी को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक स्क्रिप्ट। तो वो स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट है देवनागरी, ठीक है। जैसे कि अब ये देवनागरी हो गया, अब इसके साथ देवनागरी से रिलेटेड एक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज कौन सी है, वो है संस्कृत। संस्कृत जो है वो कब यूज थी, संस्कृत हमारा जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम की स्क्रिप्ट है, ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम की, ठीक है। और जो एंशिएंट टाइम में हमारा यूज होता था वो क्या है, वो है पाली यूज होती थी। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है बेसिकली ये पाली स्क्रिप्ट है, ठीक है। कौन सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पाली स्क्रिप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, India's trade with Roman Empire came to an end with the invasion of Rome by the, so इनमें से किसके टाइम पे जो रोमन एम्पायर का ट्रेड चलता था इंडिया के साथ वो एंड हो गया, किसके इन्वेजन के बाद, तो इसका आंसर हो गया हुनाज, ठीक है। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, और वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे एसएससी के हिसाब से, ठीक है, एसएससी के जो सिलेबस है उसके हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इस आंसर को बस हम बहुत ही लाइटली में डिस्कस कर लेंगे कि इंडिया का जो रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड चलता था वो किसके इन्वेजन के बाद खत्म हुआ, तो वो खत्म हो गया था हुनाज के इन्वेजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज। तो जो चोला टेम्पल्स हमारे कौन से रीजन में पाए जाते हैं, तो साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में जितने मतलब मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो है वो चोला ने बनवाए, चोला पीरियड के टाइम के हैं। और वो उसमें जो चीफ डीटी होते थे वो कौन से होते थे, तो वो होते थे लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो शिव जी जो थे वो चीफ डीटी हुआ करते थे, ठीक है, चीफ डीटी हुआ करते थे किस टाइम पे, अपने चोला टेम्पल जो बने हैं उसमें चीफ डीटी हुआ करते थे लॉर्ड शिवा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बुल
in Buddhism is associated with which event of Buddha's life? So guys, ये question, this question is very very important. ठीक है, इसमें हम सब कुछ ही डिस्कस कर लेंगे अब. इसका जो आंसर है, बुल किससे रिलेटेड है? तो वो है बर्थ से. यानी कि ये एक सिंबल है कि जो बुद्धिज्म में एक सिंबल है कि जब बुद्धा का जो बर्थ हुआ था, तो सबसे पहले तो ये बर्थ जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी वन में. लुम्बिनी वन में. ठीक है, लुम्बिनी वन में बुद्धा का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था. ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है? बर्थ. ठीक है, और लोटस भी यूज किया जाता है, लोटस एंड बर्थ, और लोटस एंड बुल. तो ये सिंबल हो गया बर्थ का. ठीक है, एक मिनट में जरा इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इरेज करते हैं क्योंकि हमें अभी स्पेस चाहिए. अब देखते हैं आगे कि हमने बर्थ का तो देख लिया, उसके बाद जो बुद्धा के टाइम पीरियड में हुआ, बुद्धा के जो लाइफ में जो साइकिल्स आए थे उसमें नेक्स्ट क्या था? तो उनका था रिनंसिएशन. रिनंसिएशन. ठीक है, ठीक है. सो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट कौन सा होता है? रिनंसिएशन होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हॉर्स से. थर्ड जो इवेंट होता है वो कौन सा होता है? रिनंसिएशन के बाद है एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोधि ट्री से. ठीक है, और एनलाइटमेंट को हम क्या और क्या बोलते हैं? निर्वाण भी बोलते हैं. ठीक है, फोर्थ इवेंट जो है वो है कि जो बुद्धा का फर्स्ट सरमन हुआ था, यानी फर्स्ट स्पीच जो बुद्धा ने दी थी, वो कहाँ पे दी थी? अपना सारनाथ में. ठीक है, सारनाथ में फर्स्ट स्पीच दी थी. तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है धर्म चक्र. ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट एक व्हील से करते हैं. तो फोर्थ सिंबल हमारा क्या है? व्हील है. ठीक है, लास्ट जो कि इवेंट था वो है महापरिनिर्वाण, जिसको हम डेथ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट इवेंट क्या है? महापरिनिर्वाण, जिसको हम डेथ भी बोल सकते हैं. इसका सिंबल क्या है? एक स्तूपा. ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? सो देखो, सबसे पहले क्या है? फर्स्ट इवेंट क्या था? बुद्धा का बर्थ. ठीक है, बर्थ क्या है? इसमें बी है और इसमें भी क्या है? बी है. सो बर्थ को हम याद रख सकते हैं बुल से. बर्थ और बी क्या है? कॉमन है. ठीक है, और लोटस भी इसके साथ हम याद रख सकते हैं. तो लोटस एंड बुल किसका हो जाएगा? बर्थ से रिलेटेड. उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेज जो बुद्धा की लाइफ में आती है वो आती है रिनंसिएशन. यानी जब ये अपने जो उनका महल था वहां से ही महल को छोड़ छाड़ के ये रिनंसिएट, यानी कि अब ये एक एसेटिक की लाइफ जीने जाते हैं. तो देखो, जब ये घर से जाएंगे तो घर से किस पे बैठ के जाएंगे? हॉर्स पे बैठ के जाएंगे. ठीक है, जब अपनी ये लाइफ को रिनाउंस करके जब जाएंगे एक बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट के लिए, तो किस पे बैठ के जाएंगे? हॉर्स पे बैठ के जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम रिनंसिएशन के लिए किस पे बैठ के जाएंगे? हॉर्स पे बैठ के जाएंगे. इससे हम इसको याद कर सकते हैं. थर्ड जो स्टेज था वो क्या था? एनलाइटनमेंट. अब एनलाइटनमेंट तो पता ही है कि एनलाइटनमेंट को कहाँ पे मिला था? तो बोधि ट्री के नीचे बैठ के इनको एनलाइटनमेंट मिला था. नेक्स्ट है फोर्थ इवेंट, जो कि फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था. तो इस इवेंट को धर्म चक्र बोलते हैं. तो चक्र के नाम से आप लोग व्हील याद रख सकते हो. लास्ट जो है महापरिनिर्वाण, जैसे डेथ भी बोलते हैं. तो जैसे कि डेथ के बाद क्या बनाया जाता है किसी पर्सन का, किसी एमिनेंट पर्सन का? टॉम बनाया जाता है. ठीक है ना. सो टॉम को बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है? स्तूपा बोला जाता है. ठीक है, तो इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would be the most accurate description of the Mauryan monarchy under Ashoka? ठीक है, अब अशोका के टाइम पे इनमें से कौन सा मोनार्की या कौन सा सिस्टम होता था? सो वो है एनलाइटनमेंट डेस्पोटिज्म. ठीक है, डेस्पोटिज्म क्या है? जब किसी वन पर्सन के जब किसी वन पर्सन के थ्रू पूरी जो गवर्नमेंट है वो चलाई जा रही है. बेसिकली जो पूरी गवर्नमेंट है वन पर्सन के चलाई जा रही है. सेंट्रलाइज फॉर्म है बेसिकली ये. ठीक है, यानी कि अलग अलग लोग, स्टेट स्टेट वाला कोई इसमें रूल नहीं है. यानी कि स्टेट इसमें अलग अलग नहीं है, सेंट्रलाइज है. यानी एक ही पर्सन है. इसको अरिस्टोक्रेट भी बोल सकते हैं. पहले जो था वो हम सेंट्रलाइज अरिस्टोक्रेसी बोल सकते हैं अशोका के टाइम पे. ठीक है, बट फिर बाद में जब आप सबको पता है जैसे कि कलिंगा वॉर के बाद ही अशोका का क्या हुआ? दिमाग सही हुआ थोड़ा. ठीक है, और इसने जो इतना भी मतलब
जो भी था इसने सब, उसके बाद वॉर करना इसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ठीक है ना, वॉर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था कलिंगा वॉर के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड शेड देख के ये क्या हो गया था, दुखी हो गए। तो उसके बाद जो फॉलो हुआ वो क्या है, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही मतलब इसमें लोगों के लिए काम किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये क्या है, ये एक बेनेवोलेंस टाइप की चीज है। ठीक है, बेनेवोलेंट था ये, यानी जेनरस, लोगों के लिए काम किया गया था इनलाइटनमेंट डेस्पोटिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद। सो ये कौन किस से एसोसिएटेड है, आर्यभट्टा से हम तो याद नहीं रख सकते हैं। आर्यभट्टा किससे एसोसिएटेड है, गुप्ता से एसोसिएटेड है। ठीक है, गुप्ता में जैसे कि लास्ट इनका क्या था, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, वो था मौर्यन डायनेस्टी से। ये चंद्रगुप्त जो है टू, ये है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डायनेस्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। लोथल इज अ साइट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था इसी सीरीज में, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। ठीक है, तो कौन से सिविलाइजेशन के डॉकयार्ड है ये लोथल, तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और ये जो बाकी सिविलाइजेशन है, ये वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है, जिसमें से मेसोपोटामिया जो है वो की एक काफी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है ना, सो हमारे इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, तो ये अपनी, इसमें कौन सी साइड, कौन सा डॉकयार्ड था, तो ये था लोथल डॉकयार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ये है बुद्धा मीन्स। तो बुद्धा का मतलब क्या है, फर्स्ट आंसर है दी एनलाइटन वन। ठीक है, जैसे कि हमें पता है सबसे पहले गौतम बुद्ध का नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका नाम पहले जो था, यानी जो बर्थ के टाइम में इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ। और फिर उसके बाद जब इन्होंने रिनाउंस किया, ठीक है, इन्होंने मेडिटेट किया, मेडिटेट करने के बाद जब इनको फाइनली एनलाइटनमेंट मिल गया। ठीक है, तो इनका उस एनलाइटनमेंट मिलने के बाद इनका जो नाम चेंज हुआ वो क्या हुआ, गौतम बुद्ध। ठीक है, इसलिए जो बुद्धा है, बुद्धा का जो मीनिंग है वो क्या है, दी एनलाइटन वन। ठीक है, यानी कि एनलाइटनमेंट मिलने के बाद इनको ये नाम मिला गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो इसलिए बुद्धा का मीनिंग क्या हो गया, दी एनलाइटन वन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव रिव्यू अबाउट दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन, डू गिव अ पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।